हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके घर पे रह करके पढ़ाई कीजिए। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, आप उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए और हो सके तो नोट्स से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, देख लेंगे। जिसका नोट्स बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छे से बना हुआ रहेगा, उस नोट्स को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो बाकी बच्चे भी जो नोट्स नहीं बनाए हैं, है ना, जो ये इंतज़ार में होंगे कि सर नोट्स दे देंगे, तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो जो भी बच्चे नोट्स से अच्छे से तैयार कर लिए हैं वो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा और हम उस नोट्स को टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक जो लेकर के आए हैं वो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और थोड़ा से इसमें कई सारे टर्म आएंगे, कई सारे इसमें फार्मूला आएंगे इस टॉपिक में, जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, उस विद्युत द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगता है, ये सारा कुछ फार्मूला अभी हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। हम फार्मूला एक बार आपका फिर से रिवीजन भी करवा देंगे, फार्मूला बोर्ड पे लिख देंगे ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा हम ये सब पढ़ चुके थे, पहले से पढ़ लिए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल कुछ क्वेश्चन दिया गया था आपको, 2 क्वेश्चन हम आपको दिए थे, जिसमें से कई सारे बच्चे क्वेश्चन बना करके भेज भी दिए थे व्हाट्सएप पे। कुछ बच्चे नहीं भी भेजे होंगे जो इंतज़ार में है कि सर भेजेंगे बना करके, हम उसके बाद बना लेंगे। तो चलिए ठीक है, आपके इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई है तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था आपका, कह रहा था कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के निकट आ रहा है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के निकट आ रहा है यदि दोनों के बीच की दूरी 2.56 इंटू 10⁻⁻। हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो में दिया हुआ है, हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था लैंग्वेज प्रॉब्लम में, वो क्वेश्चन क्या था कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के नज़दीक आ रहा है। कौन आ रहा? प्रोटॉन आ रहा इलेक्ट्रॉन के नज़दीक। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था पहले से रखा हुआ और एक प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन की तरफ लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही सिचुएशन होगा। अच्छा, हम जब प्रोटॉन को लेके आते हैं तो लाने के बाद सिस्टम जो बनाते हैं, उस सिस्टम में दोनों के बीच की दूरी 2.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर होता है। तब आपसे पूछा गया कि निकाय की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है और किस चीज में निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो आंसर है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। दूसरा नंबर में देखेंगे, यानी सेकंड चार्ज जो है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस हो गया। बीच की दूरी दिया हुआ क्वेश्चन में 2.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। यहाँ तक के क्लियर है? अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जब सिस्टम में 2 चार्ज होता है, 2 चार्ज है सिस्टम में, तो 2 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, U बराबर Q1 Q2 बाई 4πε0R। इसी फार्मूला को हम 1/4πε0 को K लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। K का वैल्यू कितना होगा? K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बीच की जो दूरी है वो दूरी कितना है? 2.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। जिसका नहीं बना है एकदम अच्छे से देख लो, है ना, आँख खोल करके देखना, नींद में मत पढ़ाई करना। 9 इंटू 10⁻9, 19 और 19 हो जाएगा -38। 16 को 16 से गुना करेंगे 256 हो जाएगा 2.56। अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें आंसर -28 जो आ रहा था वो -28 नहीं होकर के -27 था आंसर, ठीक है।
तो जानबूझ करके गलत कर दिया गया था कि देखते कितने बच्चे जो है पढ़ते हैं, सही मायने में वीडियो को पूरे देख करके अच्छे से पढ़ रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो को एक बार देखे 1 सेकंड के लिए और फिर बंद करके रख दिए। तो कुछ बच्चे इस पर कमेंट भी किए हैं कि सर -28 ने -27 होगा, तो हम उसको जवाब भी दिए कि हाँ -27 ही होगा, है ना। तो आप भी देख लीजिएगा 2.56 नीचे देखेंगे 2.56 इंटू 10⁻⁻⁴। 2.56 ने 2.56 को मार दिया, -4 ऊपर गया तो +4 हो जाएगा, -9 इंटू 10⁻9 इंटू -38, -4 गया तो +4 हो जाएगा, 9 और 4 13, और 18 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा। सब कुछ सही है ना। 16 को 16 से गुना किए 256, 2.56 9 जैसे था वैसे ही हो गया। 19 और 19 38, 10 पे पावर 9 देख लेना एक बार यार, है ना, अगर हो सकता है कहीं पे गलत हो जाए। 9 में से 4 जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, -4 ही है ना नीचे, -4 ऊपर जाएगा तो -4 +4, 9 4 13, 38 में से 13 जाएगा तो 13 इंटू 10 पे पावर -38, -9 इंटू 8 में से 3 जाएगा 5, और 3 में से 1 जाएगा 2, -25 जूल। ये आपका आंसर हो गया, -9 इंटू 10⁻⁻25 जूल। अच्छा, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला गया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी आंसर आया है उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुना कर देंगे। आप इसको गुना करके देख लेना, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0 हो जाएगा, 16 × 85 5 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर। आपका जो भी आंसर आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था ना, ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन था कि दिए गए चित्र में निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान बताएं। क्वेश्चन था इस तरह से कुछ, यहाँ पे 1 कूलॉम, 1 कूलॉम, 1 कूलॉम, दूरी दिया हुआ था 1-1 मीटर तीनों का। तो बोला गया है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन है। बोला गया क्वेश्चन में क्या कि सिस्टम में 3 तरह का आवेश रखा हुआ है और तीनों आवेश के कारण नेट पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा। तो हम जब 3 चार्ज वाला देखे थे तो 3 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला कितना आया था, एक बार मेरे साथ बोलना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R1 प्लस Q2 Q3 बाई R2 प्लस Q1 Q3 बाई R3, यही फॉर्मूला आया था ना, एक बार मिला लेना। फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 बाई R1 प्लस Q2 Q3 बाई R2 प्लस Q1 Q3 बाई R3, ये फॉर्मूला था। बस सिंपल ही, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लगा देना। 1/4πε0 का मान देखेंगे, कुछ देर के लिए इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो और इसको Q3 मान लो, है ना। अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो आप इसको Q1 मान सकते हैं, इसको Q2, इसको Q3 मान सकते हैं। चलो कुछ भी मान लेना है। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 भी 1 है, Q2 1, Q3 1, सब 1 1। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन था। 1 × 1, R1 भी 1, 1 × 1 बाई 1 प्लस 1 × 1 बाई 1। तो यहाँ पे बच गया 9 × 10⁻9, और 1 1 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 × 9 27 × 9 10⁻9 जूल। ये आपका आंसर जूल में ही बोला गया होगा, तो आपका आंसर जूल में आ गया। चलिए तो दोनों क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। जिसका बन गया था बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि आप बनाए हैं क्वेश्चन, अपने से मेहनत कर रहे हैं। और जिसका नहीं बना है ना, तो उसके लिए अच्छी बात तो है नहीं, बट फिर भी आप उतार लो, बना लो। चलिए तो अब जो पुरानी बातें थी, पुराना क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नया टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, प्रॉपर टॉपिक है, अब उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है भाई कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य।
चलिए, तो आपका हेडिंग लग गया विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। इसी का हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था। और अच्छा, ये जो होगा ये समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में। आज समरूप विद्युत क्षेत्र ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है पहले एक बार हम उसको रिवीजन करेंगे। तो थोड़ा से हम रिवीजन करते हैं कि जो जो पिछले पढ़ चुके हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था, पहले तो हम विद्युत द्विध्रुव पढ़े हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो उस निकाय को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे चार्ज माइनस, यहाँ पे चार्ज प्लस, दोनों के बीच की दूरी 12। तो ये वाला सिस्टम क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका जो आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q × 12। ये हमने पहला टॉपिक है जो हमने पढ़ लिया। सेकंड नंबर में हम क्या पढ़े थे? सेकंड मतलब जो जो चीज इस्तेमाल होने वाला है इसको प्रूफ करने में, वो चीज हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। आप ये मत सोचना कि इसके बाद तो हमने कुछ और पढ़ा था, इसके बाद तो कुछ और पढ़े थे, वो हम नहीं बताना चाह रहे। हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या इस्तेमाल होगा, क्या क्या टर्म्स आएंगे, कई सारे फॉर्मूला आएंगे। जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो सारा कुछ हम देखेंगे। कुछ 11 का आएगा, कुछ 12 का रहेगा। दूसरा नंबर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर किसी डाइपोल को लाके रख दे, माइनस चार्ज प्लस चार्ज एंगल थीटा एंगल पे लाके रख दे, तो इस थीटा एंगल पे अगर हम इस द्विध्रुव को रखते हैं ए तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस डाइपोल पे लगने वाला जो बल आघूर्ण है, इस डाइपोल को, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? अपनी ओर घुमाएगा, इसके एक्सिस पे ही अपनी ओर घुमाएगा। तो घुमाने वाला जो बल आघूर्ण है, जो जिस बल आघूर्ण से घुमाएगा, वो बल आघूर्ण कितना आया था? टॉर्क बराबर P क्रॉस E या PE साइन थीटा, ये आया था। ये भी हमने पहले से पढ़ चुका है। तो दो चीज हो गया, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, PE साइन थीटा पढ़े थे, P बराबर Q × 12, यही वाला P है यहाँ पे। P फॉर पैरोट मत समझ लेना, है ना। तो P बराबर Q × 12, P से PE साइन थीटा, P फॉर पिंकी। तीसरा नंबर में हमने जो पढ़ा है वो 11th क्लास का टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है जो यहाँ पे एकदम सबसे ज्यादा रोल निभाने वाला है, मेन हीरो जो है टॉपिक का वही है जो 11th क्लास में हमने पढ़ा है। 11th क्लास में एक टॉपिक होता है पढ़ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहां से फॉर्मूला बनाएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, है ना बच्चों? कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है कि जैसे मान लो ये वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन में यूज होता है। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो तो मुझे नहीं पता। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मान लो कि एक वृत्ताकार पाथ है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। और सपोज कोई आदमी, कोई बंदा, ठीक है, वो पॉइंट A से पॉइंट B पर गया। कहाँ से कहाँ तक गया? पॉइंट A से पॉइंट B पर गया। तो पॉइंट A से पॉइंट B पर जो गया तो उसका रेखीय विस्थापन था S। रेखीय विस्थापन कितना था? S। लीनियर रेखीय विस्थापन, आप जो विस्थापन का डेफिनेशन देते हैं कि एक्चुअल लंबाई जो होता है, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, जिसको हम विस्थापन कहते हैं, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, वो वाला विस्थापन है रेखीय विस्थापन। तो मान लो कि एक बंदा A से कहाँ गया? B पे गया। तो जब वो A से B पे गया था तो सेंटर पे जो एंगल बना है वो एंगल कितना बनाया? थीटा। तो सेंटर पे कितना एंगल बनाया? ये थीटा। तो जितना वो मूव करेगा, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, उस पॉइंट से लेकर के, हम सिर्फ शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं, मतलब ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहे आपको, हम सर्कुलर मोशन नहीं आपको बता रहे, सिर्फ हम बता रहे हैं कि कोणीय विस्थापन कहते किसको है। तो अगर वो A से स्टार्ट किया और B पे पहुंचा तो जितना एंगल बनाएगा, जितना एंगल ये बनाएगा, उस एंगल को ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो अगर वो A से B तक गया और थीटा एंगल बना तो थीटा को ही कहा जाएगा कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन बराबर फॉर्मूला होता है S/R, मतलब रेखीय विस्थापन बाई त्रिज्या।
ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर वो मान लो कि यहाँ से घूम करके वापस ए पे ही आ जाएगा तो टोटल एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री, तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर ये यहां से घूम करके यहां आ जाता है तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो कोणीय विस्थापन हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब जितना एंगल बनाएगा वो कोणीय विस्थापन होगा। तो तीसरा नंबर जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर क्या आया, S/R आया। अब ये तीनों फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। चलिए यहां तक के आपको समझ में आ रहा होगा। तो लगाते हैं ना, तो क्या करें, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाना है। तो सबसे पहले हम एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं, और कैसा होना चाहिए, समरूप विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। समरूप विद्युत क्षेत्र। तो मान लो कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल को ला करके, एक विद्युत द्विध्रुव को, इस विद्युत द्विध्रुव को उठा करके हम यहां ला के रख दिए। यहां पे चार्ज माइनस, यहां पे चार्ज प्लस, बीच की दूरी 12। यहां पर पॉइंट मान लो A है, यहां पर का पॉइंट मान लो B है ना। और सपोज मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ में थीटा कोण पे है। कितने कोण पे है, थीटा कोण पे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां तक के समझने में कोई दिक्कत? कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में घुमाना है। क्या करना है, घुमाना है, रखना नहीं है ला करके, इसको घुमाना है। तो मान लो सपोज कि पहले से ये जो रखा हुआ है ये थीटा कोण पे रखा हुआ है, हम थीटा को θ1 मान लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि हम जब इसको घुमाएं तो θ1 से θ2 यानी कि कैलकुलेट करने में हमारा आसान हो जाए ना, आप आसानी से समझ जाओ। थीटा भी मान के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स भी मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा है। तो डाइपोल पहले से ऐसे रखा हुआ है और इसको हम घुमाएंगे, हल्का से घुमाएंगे, है ना। तो अगर हम थोड़ा से घुमाते हैं तो थोड़ा सा घुमाएंगे तो काम भी क्या होगा, छोटा होगा। पहले हम इस लाइन को लिखना चाह रहे हैं, अगर हम इस चीज को मिटा दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां पे हम लैंग्वेज ऐड कर देते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P बराबर Q/12 है, इसे थीटा कोण पर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया। θ1 कोण पर लिखते हैं, θ1 कोण पर विद्युत क्षेत्र में रखा गया। तब इस द्विध्रुव को θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। हम चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले हम dθ कोण में घुमाएंगे, फिर dθ से θ2 तक घुमाने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो बात आपको पहले से समझ में आती है। तो हम इसलिए डायरेक्ट लिए हैं कि θ1 कोण पे पहले से था, θ2 कोण पे घुमाएंगे, और जो भी आएगा यहाँ पे जो वर्क डन निकलेगा वो वेरिएबल फोर्स के कारण निकलेगा, वेरिएबल टॉर्क के कारण निकलेगा। तो टॉर्क वेरिएबल कैसे होगा, क्योंकि टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PE sin θ। तो जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे टॉर्क का मान भी क्या होगा, बदलेगा। तो अभी θ1 है, फिर θ2 पे घुमाएंगे तो टॉर्क का मान चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वेरिएबल टॉर्क लगने वाला है, और काम का भी एक नया फॉर्मूला आएगा, अभी हम सब कुछ देखेंगे, तो आप पेशेंस सिर्फ रखो, है ना। चलिए देखते हैं कि ये θ1 कोण पे था और इसको हम हल्का से घुमा दिए, और मान लो घुमाने के बाद ये डाइपोल कुछ ऐसा हो गया, और यहाँ पर जो एंगल बना वो एंगल हो गया θ2, है ना। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, इसको भी हटा देते हैं। हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं θ बराबर S/R, हमने पढ़ा है कोणीय विस्थापन बराबर रेखीय विस्थापन बाय त्रिज्या। तो घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो हम टोटल काम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं। तो टोटल वर्क डन जब निकालेंगे तो ऐसे जो एंगुलर वर्क डन होता है, एंगुलर वर्क डन, कोणीय एंगुलर वर्क डन, कोणीय कार्य, इसका जो फॉर्मूला होता है W = टॉर्क इंटू थीटा होता है। क्या होता है, टॉर्क इंटू थीटा।
टॉर्क इंटू थीटा, डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो कैसे होता है ये फॉर्मूला, कैसे बना, कार्य बराबर इतना कैसे हुआ, तो इस चीज को समझते हैं। तो कार्य बराबर हमने फॉर्मूला बचपन से सीखा है कि F इंटू एस होता है, बचपन से नहीं 9 क्लास से तो आप सीखे ही होंगे, है ना। तुरंत में सोचने लगे कि बचपन से तो हम सीखे ही नहीं, बचपन में तो हम ऐसे रहते थे। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। चलो बहुत अच्छा। बल, अब F इंटू एस, एस जो है विस्थापन है और F जो है बल है। F को वैसे रहने दो, S क्या है, विस्थापन। विस्थापन का अगर देखेंगे हम S यहां से देखें तो S बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। अरे होगा ने, आर इधर गुना हो जाएगा तो थीटा इंटू आर हो जाएगा, तो थीटा इंटू आर ये किसके बराबर हो गया, S के बराबर हो गया। अब F इंटू आर, बल गुने लंबवत दूरी, बल गुने लंबवत दूरी, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। आपको पढ़ाया गया होगा टॉर्क में, जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने बताया था, अगर नहीं भी बताया तभी हम बता दे रहे हैं ना, बल गुने लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। ये जो हम 11 क्लास से पढ़े थे, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी को टॉर्क कहा जाता है। और अभी जो हमने टॉर्क लिखा है, ये टॉर्क किसके कारण है, विद्युत द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब लगने वाला बल आघूर्ण है। ये फॉर्मूला भी इस फॉर्मूला से, F गुने आर से ही ड्राइव होता है ये वाला फॉर्मूला। आप कॉपी खोल करके देख लेना एक बार कि अच्छा सर सही कह रहे होंगे कि F इंटू आर से ही ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो मेन फॉर्मूला जो है टॉर्क का वो क्या होता है, बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टॉर्क का बाकी जैसे बच गया थीटा, कोणीय विस्थापन है ना, तो टॉर्क इंटू थीटा हो गया। इसको हम वेक्टर नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। तो टॉर्क इंटू थीटा किसका फॉर्मूला निकल गया, वर्क डन का निकल गया। चलो तो अब हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये सब चीज को मिटाते हैं। तो टोटल वर्क डन जब निकालेंगे W बराबर, तो कहां से कहां तक देखे, तभी हम वर्क का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, टॉर्क इंटू थीटा आया था। क्या आया था, टॉर्क इंटू थीटा। तो देख रहे हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है वर्क, टॉर्क पे और थीटा पे। तो जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे क्या होगा, बल आघूर्ण भी बदल जाएगा। तो इसलिए ये वेरिएबल टॉर्क के कारण निकलने वाला है, तो हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे। आपने वेरिएबल वर्क डन पढ़ा था, वेरिएबल फोर्स के कारण इस तरह से हम लोग, है ना, ये कुछ ऐसा शेप बना करके इंटीग्रेशन पे रख करके, ग्राफ पे रख करके बनाते थे। तो आप 11 क्लास एक बार याद कर लेना। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू थीटा। जो याद नहीं करना चाहते अब यहां से रट्टा मार लीजिए आप कि वर्क डन बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू थीटा होता है। ठीक है, ये एंगुलर वर्क डन की बात कर रहे हैं हम। बाकी लीनियर में जो होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, जो सदियों से चलते आ रहा वो रहेगा ही। तो वर्क डन बराबर थीटा 1 बाई थीटा 2, बाकी जैसे था टॉर्क इंटू थीटा। ठीक है, चलो ठीक है यहां तक के। अब W इज इक्वल टू, यहाँ पे हम छोटा सा एंगल ले लेते हैं, डी थीटा ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। थीटा 1 से थीटा 2, टॉर्क बराबर क्या है, पीई साइन थीटा है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पीई देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में बच गया थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि डी थीटा कैसे ले लिए, तो हमने जो वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो लेना था, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं या फिर जो वर्क डन निकाल रहे हैं, तो छोटे छोटे थीटा के फॉर्म में निकाल रहे हैं। जैसे हम पहले यहाँ पे था ये, इसको हम डी थीटा घुमाएं तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डी थीटा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हमने डी थीटा लिया। क्योंकि हम एक बार थीटा नहीं ले सकते हैं, हम एक बार थीटा, जैसे जैसे थीटा का मान चेंज होगा टॉर्क का मान चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान कुछ रहेगा तो टॉर्क का मान कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेकर के काम कर रहे हैं, आपको भी पहले से पता है। तो पीई थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। W बराबर पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। जैसे था ये थीटा 1 और ये क्या है थीटा 2। W बराबर पीई माइनस, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट को तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, फिर बीच में साइन माइनस का देना होता है, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, और उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो W बराबर पीई, माइनस को इधर लेके चले हैं, प्लस वाला को इधर, तो कॉस थीटा 1, सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस कॉस थीटा 2, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क डन आपका निकल गया।
W बराबर वर्क डन आ गया। चलो तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एक मिनट डी थीटा वाला में अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर लीजिए आप कि ये डी थीटा यहाँ पे हमने जो लिया वर्क डन, तो ये डी थीटा एकदम शॉर्ट एंगल पे जब इसको घुमाएंगे, पहले से डाइपोल ऐसे था, उसके बाद इसको हम डी थीटा पे घुमाएंगे। आप खुद ही सोच लो कि जब हम डी थीटा पे, फॉर्मूला मेरा है एंगुलर वर्क डन का टॉर्क इनटू थीटा, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो कि टॉर्क इनटू थीटा ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम जितना एंगल पे घुमाएंगे वही एंगल ने यहाँ पे आएगा। तो हम सिर्फ इसको पहले डी थीटा पे घुमाएं तो छोटा सा वर्क डन मिला, उसके बाद हम टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर दिए। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पे आप ऐसे ऐड कर सकते हैं डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। पहले आप इसको देख लो, उसके बाद फिर हम टोटल वर्क डन निकाल लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना और इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो फॉर्मूला क्या आया था, W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला को पहले यहाँ पे एकदम प्यार से लिख देंगे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब एक बार आप अच्छे से समझ लो कि ये फॉर्मूला में थीटा 1 थीटा 2 क्या है। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव जिसको हम रखे हैं उसका आघूर्ण। E क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों तो क्लियर है। थीटा 1 क्या है, तो थीटा 1 है कि वो इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति है जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखे थे, तो क्षेत्र की दिशा के साथ में विद्युत द्विध्रुव कितना कोण बना रहा था, तो जिस कोण पे उसको रखे थे वो है थीटा 1। जैसे कि ये है विद्युत क्षेत्र, एकदम ऐसे है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे ला के रखें, तो अगर दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री बन रहा, तो पहला सिचुएशन बस अभी ला के रखे हम यहाँ पे, है ना, पहले से रखा हुआ है अगर, तो 60 डिग्री बन रहा तो थीटा 1 क्या हो गया, 60 डिग्री। अब इसको जब हम घुमाएंगे, यानी 60 से हम 70 डिग्री घुमा दिए, तो थीटा 2 हो गया 70 डिग्री। थीटा 1 है 60 डिग्री और थीटा 2 क्या हो गया 70 डिग्री। तो 60 से 70 तक करने में कितना काम करना पड़ा, तो पी ई 60 माइनस कॉस 70 डिग्री, इस तरह से करेंगे। बात समझ में आ रहा? तो W इज इक्वल टू पी ई। अच्छा, यहां से हम ऐसे लिखे कि यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था, साम्यावस्था कहते हैं कि जब ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत द्विध्रुव एकदम ऐसे रहे, यानी कि दोनों के बीच एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन को हम साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, साम्यावस्था। तो यदि विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाया जाए, या घुमाने पर, कोण तक घुमाने पर किया गया कार्य, तो W बराबर हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1। थीटा 1 यानी कि शुरुआत का पोजीशन, तो पहले से ये कहाँ था, द्विध्रुव को साम्यावस्था से, पहले से कहाँ था, साम्यावस्था, पहले से ऐसे था, उसके बाद इसको हम घुमा के थीटा कोण पे लेके चले गए, यानी पहले से ये ऐसे था, उसके बाद हम हल्का से घुमाए, तो घुमाने के बाद एंगल कितना बना, थीटा कोण बन रहा था, है ना। तो पहले से 0 डिग्री, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है। तो थीटा 1 यहाँ पे चूंकि लिख देते हैं, थीटा 1 यहाँ पे 0 डिग्री है एंड थीटा 2 यहाँ पे थीटा डिग्री है, तो कॉस थीटा 1 के जगह पे 0, बीच में साइन माइनस का, और थीटा 2 के जगह पे सिर्फ थीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक के? पी ई कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कॉस थीटा जैसे है वैसे रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी फॉर्मूला देखने को मिलता है, तो W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो वो वाला जो क्वेश्चन रहता है वो साम्य अवस्था से थीटा कोण तक के घुमाया गया, वो कंडीशन के कारण रहता है ना। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा, अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है ना। अब इसी में है कि कुछ केसेस हो सकता है, जैसे फर्स्ट नंबर में कि यदि द्विध्रुव को हम साम्यावस्था से
90 डिग्री पर घुमाए। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि साम्यावस्था का मतलब क्या होता है कि थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना, या फिर θ1 बराबर 0 डिग्री, या फिर आप समझ सकते हैं कि इसका इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री पे है। तो पहला में हम लेते हैं केस कि यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाने पर किया गया कार्य, एकदम आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आप घर पे ही हो, है ना, घर पे रह करके कोई जल्दबाजी नहीं, बिना कोई मतलब का घर से बाहर भी ना निकले, वे बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन चल रहा। तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE cos θ1। तो θ1 किस चीज में, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब 0 डिग्री, तो cos 0 माइनस उसके बाद cos 90 हो गया। तो cos 90 क्या होता है, तो cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 0 1 बचा, तो W बराबर क्या हो गया, PE, ये आ गया PE। इसी प्रकार अगर सेकंड नंबर में हम देख लें कि यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था का मतलब है मेरे पास स्पेस कम बच रहा अभी, तो θ1 बराबर 0 डिग्री लिख देते हैं। आप समझ जाना कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं कि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो वहां पे इस चीज को आप ऐड कर लीजिएगा अच्छे से कि यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से, ठीक है, तो द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। चलो, तो कितना काम हो जाएगा, 0 डिग्री से घुमा रहे हैं ना। अच्छा, हम चाहें तो ये फॉर्मूला लगा करके भी काम चला सकते हैं कि 0 का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, PE जैसे है वैसी, 0 वाला तो हम बना ही लिए थे, 1 माइनस कॉस थीटा आया था, तो 1 माइनस अगला थीटा कितना 180। कॉस 180 का मान क्या होता है बालक, तो कॉस 180 का मान होता है -1, तो -1 और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो W बराबर 2PE। तो ये हो गया आपका वर्क डन। चलिए यहाँ तक क्या आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको देख लेना थोड़ा सा, ये दिख रहा नीचे वाला दिख रहा। तो अभी हम लोग कार्य देखे थे, कार्य कितना आया, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आया था काम। अब हम एनर्जी निकालेंगे, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ये मान लो कि समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले क्लास में भी पढ़े थे, कि जब किसी चार्ज को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो लाने में जितना काम करना पड़ता है वही काम क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। लाने में जितना काम करना पड़ेगा वही कार्य उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि द्विध्रुव को देख रहे हैं, द्विध्रुव को लेके आएंगे ना कि द्विध्रुव में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो मान लो कि एक द्विध्रुव पहले से यहाँ पे है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, है ना, और इस द्विध्रुव को हम अनंत से लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, अनंत से लेके आ रहे हैं। हर काम हम लोग कहाँ से करते हैं, अनंत से। अनंत से इसलिए करते क्योंकि यहाँ पे हमने मान रखा है कि अनंत पे इस पे कोई तरह का फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी इस पे नेट फोर्स 0 है और ये आसानी से जब लेके आएंगे, यानी यहाँ पे कोई तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा। तो जब इस डाइपोल को हम लेके आते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और ला करके हम रखते हैं, मान लो कि हम एकदम इस तरह से लेके आ रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ संरेखित रहे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ही साथ साथ लेके आ रहे हैं, मतलब इस तरह से 0 डिग्री के एंगल पे। तो ऐसे लेके आए डाइपोल को, और सपोज डाइपोल को ला करके हम यहाँ पे रख दिए, तो ये डाइपोल का माइनस चार्ज प्लस चार्ज और बीच की दूरी को हम 12 मान लेते हैं, है ना।
यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है, बी है। क्लियर है ये चीज, ए और बी। तो जब हम डाइपोल को लेके आते हैं तो कितना काम करना पड़ता है, जो काम करना पड़ा वही काम किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो अनंत से लाने में कितना काम करना पड़ा वो चीज को हम देखेंगे। तो देखो जब हम प्लस चार्ज को लेके आ रहे होते हैं तो प्लस चार्ज जब आता है तो प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, F बराबर QE, ठीक है। और माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा, F बराबर माइनस QE। प्लस पे लग रहा है F बराबर QE इस डायरेक्शन में, और माइनस पे किधर लग रहा है, F बराबर माइनस QE अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि आप ऐसे समझो कि प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, जिसके कारण ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रहा है कि प्लस चार्ज इधर ही रहे, लेकिन हम जबरदस्ती डाइपोल को इधर लेके आ रहे हैं, यानी कि बाहरी स्रोत से काम हो रहा। प्लस क्यू आवेश पे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, है ना, प्लस क्यू आवेश पर बाहरी स्रोत से कार्य होता है। अब हम माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज खुद सिस्टम कर रहा, क्योंकि माइनस चार्ज को क्या है, सिस्टम भी चाहता है कि माइनस चार्ज इधर जाए, और हम भी माइनस चार्ज को इधर ही लेके जा रहे हैं, सिस्टम भी इस पे इधर ही फोर्स लगा रहा है। तो माइनस चार्ज पे सिस्टम के द्वारा होता है, माइनस चार्ज पर सिस्टम के द्वारा काम होता है। चलिए यहां तक के तो क्लियर है, लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, आप एकदम ध्यान से देखो कि ये डाइपोल मान लो कि अभी यहां पे है, ठीक है, यहां माइनस चार्ज है और यहां क्या है, प्लस चार्ज। फिर ये जब आगे बढ़ा तो सॉरी, हाँ, यहां माइनस चार्ज है और यहां क्या, प्लस चार्ज। फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो माइनस चार्ज यहां जाएगा, प्लस चार्ज यहां जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा तो माइनस चार्ज यहां जाएगा, प्लस चार्ज यहां। वैसे जब ये और आगे बढ़ा तो माइनस यहां आया, जबकि प्लस क्या यहीं तक के रहा। तो अगर हम प्लस और माइनस में देखिए अच्छे से, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर किया, माइनस चार्ज। जब हम अनंत से लेके आ रहे थे, तो जब हम अनंत से लेके आ रहे थे तो माइनस आगे ना प्लस पीछे, तो जब ये ला करके हम यहाँ पे रखे तो प्लस को तो यहीं तक चलना पड़ा, बट माइनस को क्या है, यहां से यहां तक ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस चार्ज को लाने में ज्यादा काम करना पड़ा, और प्लस चार्ज जब आया तो कम काम करना पड़ा, है ना। और प्लस चार्ज के कारण जो काम हो रहा है वो बाहरी स्रोत के कारण काम हो रहा, और माइनस चार्ज को जब लेकर आ रहे तो सिस्टम के द्वारा काम हो रहा। तो सिस्टम के द्वारा काम हो रहा, और चार्ज कैसा है, ये माइनस है, ये ज्यादा काम करना पड़ रहा है इसको। तो ये वाला काम माइनस में है, माइनस में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और ये वाला प्लस में। तो इसका माइनस इसके प्लस के बराबर वाले को पहले कैंसिल करेगा, यानी कि जब ये वाला माइनस चार्ज यहां पे रहेगा, एकदम अच्छे से फील कीजिएगा कि ये वाला माइनस चार्ज जब यहां पे था, प्लस को भी यहां तक आने में जितना काम करना पड़ा, माइनस को भी आने में यहां पर जितना, जब ये माइनस यहां पर माइनस आया होगा तो यहां से यहां तक माइनस को आने में 100 जूल काम करना पड़ा, ठीक है। उसी तरह से जब प्लस यहां पे पहुंचेगा तो प्लस को भी 100 जूल काम करना पड़ा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, लेकिन अब माइनस यहां से कहां आ गया, यहां पे आ गया। तो हो सकता है कि माइनस चार्ज को यहां से यहां तक आने में 105 जूल कार्य करना पड़ा, लेकिन प्लस को आने में मात्र 100 जूल कार्य करना पड़ा। तो माइनस 105 प्लस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 जूल, यानी कि माइनस चार्ज को माइनस 5 जूल ज्यादा काम करना पड़ा। तो वो काम हम यहां पे निकाल लेंगे। तो माइनस क्यू आवेश को अधिक कार्य करना पड़ता है। तो कितना काम करना पड़ा अधिक, तो W बराबर हमारे पास फॉर्मूला बल गुने विस्थापन, बल इनटू विस्थापन। तो बल देखेंगे तो बल कितना लग रहा है इस पे, माइनस क्यू इनटू ई। उसके बाद विस्थापन देखेंगे तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है, 12 हो गया। Q इंटू 12 क्या होता है, P हो जाएगा, तो PE माइनस PE। और हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना, कि जितना काम करना पड़ता है वही काम किस में कन्वर्ट होता है, संचयित स्थितिज ऊर्जा में। यानी कि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है।
चलिए, तो W अब क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस पी ई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी में अगर मान लो कि इस डाइपोल को हम एंगल पे घुमा दे, हल्का से एंगल पे घुमाया ना कुछ थीटा एंगल पे घुमा दे, ये थीटा एंगल पे, माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो। यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाए तब स्थितिज ऊर्जा, तो हम लोग को पता है कि जितना काम करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा होगा। तो जब इस डाइपोल को हम थीटा कोण पे घुमाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा। तो पहले देखो डाइपोल कैसे, साम्य अवस्था में, यानी θ1 का मान 0 डिग्री। जब इसको हम घुमाएंगे तो दूसरा एंगल थीटा है, किस पे घुमा रहे हैं हम, थीटा कोण पे घुमा रहे हैं। तो 0, पहला θ1 0, θ2 थीटा, तो कितना काम करना पड़ता है, तो W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा काम करना पड़ता है ना। तो कितना काम करना पड़ेगा, U बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये काम करना पड़ेगा। तो अब जो नेट हुआ, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अब ऐसे समझो कि इस डाइपोल को अगर हम लेके आए और लाने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखे, थीटा कोण पे रखे, तो टोटल कितना काम करना पड़ेगा। तो देखिए जब ऐसे था तो माइनस पी, ऐसे किए तो इतना काम करना पड़ा। अब नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दोनों को जोड़ देंगे तो नेट मिल जाएगा, यानी U बराबर, इसको U1 U2 से जानते हैं, तो U1 प्लस U2, U1 का वैल्यू माइनस पी ई प्लस U2 का वैल्यू पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस पी ई प्लस पी ई कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस पी ई माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा बचेगा U बराबर। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा को हम डॉट मल्टीपल में चेंज कर सकते हैं, वेक्टर में लिखेंगे तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ से आप केसेस भी ले सकते हैं कि जैसे थीटा का मान जब हम रखें, जब थीटा का मान हम 90 डिग्री रखें तो कितना हो जाएगा आंसर, तो U बराबर पी ई कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 का मतलब ये हुआ कि डाइपोल एकदम ऐसे है। तो जब डाइपोल ऐसे है तो इसका मतलब ये होगा कि जितना प्लस को लाने में काम करना पड़ेगा उतना माइनस को लाने में काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा 0। जब थीटा 180 डिग्री, यहाँ से स्पेशल केस, जब थीटा 180 डिग्री हो तो U बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 का मान -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो U बराबर पी, यानी कि ये मैक्सिमम दे दिया। ठीक है, तो आपका माइनस प्लस जो भी है, जो भी एंगल रहेगा आप एंगल अपने से रख करके चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता भी है तो ये वाला फॉर्मूला U बराबर क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा, ये रह सकता है फॉर्मूला में, या फिर पी ई रह सकता है ना, ये दोनों में से कोई ऑप्शन रह सकता है। तो आपका जो भी ऑप्शन रहेगा आप चुनिएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड एबीसी मॉडर्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अभी तक के 1-2 बच्चे मात्र कमेंट किए हैं और 1-2 बच्चे कमेंट किए, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 1-2 बच्चे के अलावा बाकी लोग पढ़ नहीं रहे, और यही सच भी है हमको जहाँ तक लग रहा है। तो देखो जो भी है, आप अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। खास करके जो स्पेक्ट्रम में पढ़ाई कर रहे थे, हम उनसे बार बार ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप घर पे रह करके आप पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। बिना वजह घर से बाहर निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है, और बिंदास होकर के पढ़िए। हम हमेशा साथ है, जब आपको डाउट जहाँ पे होता है वहाँ पर आप डाउट मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है।